नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करेंगे, जैसे कि हम सभी जानते हैं हमें आज़ादी मिली थी 1947 में, लेकिन आज बात करेंगे 1947 मार्च की। किस तरीके से जिन्ना और लियाकत ने पूरी कांग्रेस पार्टी को मात दी, किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू चूक गए, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू 1947 में पीएम नहीं बने थे, वो पीएम बने थे 1946 में। जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है उन्हें ये बात पता होगी कि वह 1946 में प्रधानमंत्री बने थे और इस दौरान क्या क्या हुआ था, कैसे संयुक्त सरकार बनी थी, ये सब बात अगस्त 1946 से शुरुआत करते हैं। 12 अगस्त से देश की आज़ादी की बातचीत ही चल रही थी, देश में आज़ादी की बातचीत चल रही थी, लेकिन उस समय तक कोई डेट वगैरह कोई निश्चिंत नहीं थी। तो तब कि देश कब आज़ाद होगा, अंग्रेज़ कब यहाँ से जाएंगे, इन सब चीज़ों की बातचीत चल रही थी। तो अंतरिम सरकार चलाने की बात चल रही थी। अंतरिम सरकार के लिए उस समय जो गवर्नर जनरल थे एपी बोवेल, उन्होंने कहा जवाहरलाल नेहरू यानी कि कांग्रेस के अध्यक्ष को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। तो गवर्नर जनरल ने नेहरू जी को बुला लिया और अंतरिम सरकार बनाने के लिए नेहरू को बुला लिया। अब यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये था कि मुस्लिम लीग इसमें शामिल होगी। नेहरू ने जिन्ना को प्रस्ताव दिया, मंत्रिमंडल में 14 सदस्यों का होगा, उसमें 5 मुस्लिम लीग के और 9 होंगे उनके कांग्रेस के। जिन्ना ने प्रस्ताव को नकार दिया। 12 अगस्त से बात हो रही है 15 अगस्त की, तो 16 अगस्त को बहुत ज़्यादा दंगे हुए, कोलकाता में मारकाट हुई। एक सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक यदि बात करें तो कम से कम 5000 लोगों की मृत्यु हुई सरकारी अनुमान के अनुसार। जिन्ना को लगा कि मेरी ताकत बहुत ज़्यादा है और मुझे कम पर समझौता नहीं करना है। 8 दिन बाद सरकार का गठन हुआ और जो वर्क करना शुरू था सरकार का, जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री बने थे उनके अलावा थे। अभी तक सरकार ने कामकाज संभाला नहीं था। कामकाज संभाला सरकार ने 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को, तो उस दिन उन्होंने कामकाज संभाला। इसमें नेहरू के अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, श्री राजगोपालाचार्य, आशावली, शरद चंद्र बोस, जॉन मथाई, बलदेव सिंह, शफकत अहमद खान, CH भाभा, जगजीवन राम और अली जहीर, ये सब लोग मंत्री बने उस मंत्रिमंडल में। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें कहीं पर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम किसी प्रकार से शामिल नहीं है। भीमराव अंबेडकर किसी भी हालत में नेहरू अपने मंत्रिमंडल में नहीं चाहते थे, 1947 के बाद भी नहीं चाहते थे। गांधी जी के कहने पर जब उन्हें प्रेशराइज किया गया, डॉक्टर अंबेडकर को लिया गया और बाद में निकाल भी दिया गया। निकाला गया यानी कि ऐसी परिस्थितियां पैदा गई कि वे छोड़ने पर मजबूर हो गए पार्टी को। अब यहाँ पर सुनिए, जब प्रांतों का समूह बनाया गया, जिस तरीके से वो कैबिनेट मिशन के मुताबिक बनाया गया, यहाँ पे केवल सरकार के गठन का मामला नहीं था, मामला था संविधान सभा के गठन का। तो बोवेल ने एक चाल चली, नेहरू से कहा कि संविधान सभा के गठन की मंजूरी जो है वो तभी देंगे जब प्रांतों का जो समूह बनाया जाएगा, जिस तरीके से वो कैबिनेट मिशन के मुताबिक बनाया जाएगा, इस तरीके की उन्होंने शर्त रखी और नेहरू ने इस चीज़ से मना कर दिया। तो 2 सितंबर 1946 को सरकार ने कामकाज संभाला और मुंबई और अहमदाबाद में जो है दंगे शुरू हो गए थे। अब अंतरिम सरकार का बनना, देश का बंटवारा होना, देश का आज़ाद होना, ये सारी ही चीज़ें जो थी, ये कई सालों का एक बहुत बड़ा घटनाक्रम था जो हिंदू मुस्लिम दंगों के भीतर हुआ, छाया में हुआ। जो आज बात की जाती है हिंदू मुसलमान हो रहा है, हमें आज़ादी ही इसी आधार पर मिली है, हिंदू मुसलमान के आधार पे, ये हम सभी जानते हैं। और आज जो परिस्थिति बन रही है ये फिर से वही स्थिति है उस समय की। सरकार में शामिल होने के लिए मुस्लिम लीग जो है तैयार हो सकती है। अब आप यहाँ पर देखिए, कांग्रेस की जो सीनियर लीडर्स, जिनमें सरदार भाई पटेल भी थे, उन्होंने ये चीज़ मानी कि नेहरू से गलती हुई है और उनका प्रस्ताव सुनने के बाद जिन्ना का, बोवेल को लगा कि एक बार नेहरू से बात करनी चाहिए और उन्होंने नेहरू से पूछा कि
कि क्या मुझे मिलना चाहिए? नेहरू का जवाब था कि यदि आप किसी से मिलना चाहते हैं तो मैं आपको कैसे रोक सकता हूं। सरदार पटेल का मानना था कि यही मौका है जिन्ना को नीचे गिराने का, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो है वो नेहरू जी बन चुके थे उस समय तक और अब उनसे बात करनी पड़ेगी, इस तरीके की उनकी माइंडसेट था। लेकिन ये मौका जवाहरलाल नेहरू चूक गए। उस समय के कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स थे वो इस बात पर एक मत थे। अब यहाँ पर ये मामला इसीलिए अटका हुआ था कि संविधान सभा बनी थी जो, यदि उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों शामिल होती तो बंटवारे की जो बात थी वो पीछे चली जाती और देश के बंटवारे की बात होती ही नहीं। और जिन्ना को ये बात समझ आ गई थी, इसीलिए जब उनकी बोवेल से बात हुई तो जब उन्होंने बोला कि मुस्लिम लीग शामिल होगी, सरकार ने उसका वादा भी किया था, लेकिन जिन्ना ने इस बात पर मोहर नहीं लगाई। लेकिन संविधान सभा के मामले में वह गोलमोल बात करने लगे थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे, क्योंकि संविधान सभा में मुस्लिम लीग शामिल होगी इसका लिखित आश्वासन लीजिए जिन्ना से। लेकिन बोवेल ने कहा मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और नेहरू मान गए और जिन्ना ने लिखित में कुछ भी नहीं दिया। और आगे क्या हुआ वो सुनिए। आगे जिन्ना ने नेहरू और बोवेल से अपनी सारी शर्तें मनवा ली और उनकी एक भी नहीं मानी। गांधी जी के कहने पर कांग्रेस पार्टी ने नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन नेहरू की जो हाइट और पद को स्वीकार नहीं था जिन्ना को। जिन्ना जब मुस्लिम लीग ये घोषणा हुई, जब जिन्ना शामिल होगा, तब जिन्ना ने मना कर दिया मैं शामिल नहीं होऊंगा, मैं अपने जूनियर के अंडर में काम नहीं कर सकता हूं। और जिन्ना सरकार में शामिल नहीं हुए। सरदार पटेल को सीनियर होते हुए भी गांधी जी ने मजबूर किया नेहरू के अंडर काम करने के लिए। तो ये जो यहाँ पर देखते हैं, ये दोनों तरफ के नेताओं की सोच को देखिए। जिन्ना की, सरदार पटेल ने देश के हित में क्या से क्या नहीं किया, गांधी के हित में, देश के हित में उन्होंने इस चीज को स्वीकार कर लिया कि उसके नीचे काम करेंगे अंडर। और जिन्ना के ऊपर इस प्रकार का कोई दबाव नहीं था, इसीलिए उन्होंने स्वीकार नहीं किया। आगे जाके लियाकत अली वित्त मंत्री बने और उन्होंने जो किया पूरी कांग्रेस पार्टी को चारों खाने चित कर दिया। लियाकत अली ने मार्च 1947 को 1947 में अपना पहला बजट पेश किया और वो जो बजट था वो सोशलिस्ट बजट था। उससे परेशानी हुई सबसे पहले नेहरू और कांग्रेस को, लेकिन ये बहुत छोटी परेशानी थी। उन्होंने एक बहुत बड़ी परेशानी दी, एक और काम किया जो उनका मास्टर स्ट्रोक बना। उन्होंने 150 उद्योगपतियों को 150 इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ जांच आयोग बिठा दी और ये सब टैक्स चोरी कर रहे हैं। अब कांग्रेस में भगदड़ मच गई ये सोच के, क्योंकि उन्होंने उनको वित्त मंत्रालय दिया था ये सोच के कि मुसलमान जो है उनका वित्तीय मामलों पर इतनी बात नहीं होती है, लेकिन ये सब बातें उन पर उल्टी ही पड़ गई। लियाकत अली और जिन्ना को पता था कि इनके खिलाफ कार्यवाही से देश के विभाजन का जो उनका जो सपना है उसमें आसानी होगी, और वही हुआ भी। माउंटबेटन के वायसराय बनने की घोषणा से जो अंतरिम सरकार थी वो गिरने से बच गई, लेकिन जिन्ना जो चाहते थे वो उन्होंने कर लिया। लॉर्ड माउंटबेटन के आने के बाद भी भारत का विभाजन जो था वो रुका नहीं, उसमें एक तरीके से वो सहायक ही हुए विभाजन में। उनका लक्ष्य था उन्होंने वो हासिल कर लिया। कांग्रेस का लक्ष्य था भारत का विभाजन ना हो। गांधी सहित कोई भी नेता इसे रोक ही नहीं पाया। तो ये थी भारत के विभाजन से पहले की थोड़ी सी कहानी। इसमें बहुत कुछ तथ्य हैं जानने के लिए, देखने के लिए। आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम रिलेशन किस तरीके के थे, कितने बड़े बड़े नेता थे, वो भी कुछ नहीं कर पाए। जब इस देश में महात्मा गांधी जैसा नेता जो था वो कुछ नहीं कर पाया, भारत के विभाजन को नहीं रोक पाया, तब के संबंध कैसे थे और आज कैसे हैं। आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे और भी जानकारी ले सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमने आपको नहीं बताई हैं, लेकिन जानने को बहुत कुछ है। तब तक के लिए आप सभी से इजाज़त चाहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमें सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। देखते रहिए थिंक टैंक। नमस्कार।